यदि राजपूत समाज के वोट वैश्य समाज के जो उम्मीदवार हैं पारू से, उनको अगर मदन चौधरी उनको अगर नहीं मिला तो इस स्थिति में वहाँ के भी वैश्य समाज के लोग सोचने पर विवश होगा। सोचने पर विवश एक तरह की धमकी जो हम आपको वोट नहीं देंगे। पिछले बार हम महागठबंधन के उम्मीदवार थे, फिर भी हमको यादव जाति के लोगों ने वोट नहीं दिया और इस बार हमारे पास चुनौती है, उसका बदला लेना है, इसलिए हम चुनाव मैदान में हैं, आप हमें सपोर्ट कीजिए। यदि मुस्लिम जाति का वोट काटने में मतलब वो सफल हो जाते हैं अगर लेने में पूर्ण रूप से, तो लड़ाई भी दे सकते हैं। लड़ाई में क्या एक जाति में सबसे अधिक संख्या मुस्लिम जाति की है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं फर्स्ट लुक बिहार। मैं निशा श्री आप तमाम दर्शकों का स्वागत करती हूं। जैसा कि हम जानते हैं बिहार का विधानसभा चुनाव जो है वो बिल्कुल अब नज़दीक आ चुका है और इसमें अभी भी कुछ जगहों पर कुछ सीटों पर जो है वो विवाद बना हुआ है। विवाद पार्टियों के भीतर का बना हुआ है। जो बाहरी एक दूसरे के साथ ऊपर छींटाकसी वो तो चलती रहती है, वो राजनीति का एक दूसरा पर्याय ही बन चुका है। लेकिन जब अंदर खेमे में भी अगर बातें हो, विवाद हो, गहमा गहमी हो, तो वो चर्चा का विषय बनता है और फिर जनता इस बात से बेखबर रह जाती है कि आखिर हो क्या रहा है। और ऐसा हुआ है हमारे बिहार में। हम अपने आसपास के जगहों की विधानसभा चुनाव की बात करें तो मुजफ्फरपुर में जो एक हमारा पारू विधानसभा क्षेत्र आता है वो और औराई, इन दोनों जगहों के बीच में भी बातचीत हो रही है कि पता नहीं क्या असर होगा, क्योंकि सिटिंग सीट थी और यहाँ पे जो सिटिंग विधायक थे उनका टिकट काटा गया और नए चेहरे को जो है वो चुनाव में उतारा गया है। इस बारे में क्या है सारी बातें, अंदर में क्या बातें चल रही हैं, क्या गहमा गहमी है, इसकी जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं हमारे वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र कुमार सिंह। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आपसे कि पारू में जो है, पारू की क्या स्थिति है, इसका असर, क्योंकि पारू के साथ साहिबगंज भी आ जाता है, तो फिर ओवरऑल क्या असर दिखेगा उस जगह पर वोट का और अंतिम रिजल्ट का? देखिए, जहाँ तक पारू का सवाल है तो पारू में एनडीए जो है वो अपने उम्मीदवार जो भाजपा के 4 बार विधायक रह चुके हैं, लगातार विधायक रह चुके हैं, अशोक सिंह का टिकट काट दिया और उसके बदले वह सीट शेयरिंग में चला गया राष्ट्रीय लोकतांत्रिक मोर्चा, मतलब उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी को। उसमें एक मदन चौधरी जी वैश्य समाज से हैं जो उनको टिकट दिया गया। अब क्या हुआ, जो 4 बार के विधायक रहे और शुरू में हमको लगता है जिस समय अशोक सिंह जीते थे उस समय भाजपा का संभवतः सिंगल विधायक थे फर्स्ट बार, तो और वो लगातार चुनाव जीतते रहे। ये मतलब किसी एक क्षेत्र से लगातार 4 बार चुनाव जीतना और मार्जिन से, लगातार मार्जिन से चुनाव जीतते रहे, कठिन परिस्थिति आने के बावजूद भी। वो ऐसे लोगों को टिकट काट देने के बाद वो बागी चुनाव मैदान में उतर गए हैं और एक ढंग से यह बताया गया है जो संगठन जो वहाँ है, मतलब लोकल प्रखंड स्तर का जो संगठन है विधानसभा स्तर का, तो उस संगठन बनाने में भी, मतलब संगठन को जोड़ने में भी, कार्यकर्ताओं को जोड़ने में भी मतलब बहुत मेहनत किए थे, जिसके कारण यह बताया जाता है जो संगठन के जो लोकल स्तर पर ब्लॉक स्तर के जो सदस्य हैं उनके साथ हैं। तो एक तरह से वो, और मतलब जब वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं तो वहाँ एक रिएक्शन भी है। रिएक्शन है जो अशोक सिंह राजपूत समुदाय से आते हैं। इस स्थिति में मतलब जो आकलन अभी जो वहाँ चल रहा है उसमें यह है जो राजपूत जाति की वोट को काट लेंगे। अब इसके कारण वहाँ गहमा गहमी शुरू है। अब वहाँ जो वैश्य समाज से एनडीए के ही उम्मीदवार है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक मोर्चा से मदन चौधरी, अगर राजपूत समुदाय के वोट चला जाता है निर्दलीय उम्मीदवार अशोक सिंह की तरफ, वो वोट कट जाता है उससे, तो वहाँ एनडीए को नुकसान हो सकता है। तो वहाँ वैश्य समाज जो बताया जाता है, जो चर्चाएं हैं, जो वैश्य समाज ने एक तरह से ऐलान कर दिया है कि यदि हमको यहाँ राजपूत समुदाय का वोट नहीं मिलता है तो इस स्थिति में हम भी साहेबगंज और बरूराज पर सोचेंगे। साहेबगंज बरूराज पर सोचने का अभिप्राय यह है कि साहेबगंज से राजू कुमार सिंह राजू भी जो भाजपा के उम्मीदवार हैं और अभी निवर्तमान मंत्री भी हैं, तो वो राजपूत जाति से आती हैं।
बड़ूराज में भी जो भाजपा के उम्मीदवार है अरुण सिंह, वो राजपूत जाति से आते हैं, तो उनका एक तरह से चेतावनी है वहाँ से वैश्य समाज को कि यदि राजपूत समाज के वोट वैश्य समाज के जो उम्मीदवार हैं पारू से, उनको अगर मदन चौधरी, उनको अगर नहीं मिला तो इस स्थिति में वहाँ के भी वैश्य समाज के लोग सोचने पर विवश होगा। सोचने पर विवश एक तरह की धमकी, जो हम आपको वोट नहीं देंगे, आपके उम्मीदवार को, जो आप मेरे उम्मीदवार को नहीं दीजिएगा तो हम आपको क्यों दें। तो इस स्थिति में एनडीए को वहाँ बहुत बड़ा नुकसान होता दिख रहा है। अगर ऐसा हुआ तो वैसे तब मतदान के अंतिम क्षणों तक समीकरण बनता बिगड़ता रहता है, और कौन जीतेगा कौन हारेगा यह कहना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन जो वर्तमान में जो स्थिति बनी हुई है, उस स्थिति में वहाँ अगर यह तनाव जारी रहा, राजपूत समुदाय का वोट अगर अशोक सिंह लेने में सफल हुए, तो हो सकता है उस रिएक्शन में वैश्य समाज अगर कोई निर्णय ले लेता है एनडीए के विरोध में, लोकल स्तर पर, लोकल जो फैक्टर बन गया हुआ उसमें एनडीए को वहाँ नुकसान हो सकता है, जो दिख रहा है अभी वर्तमान में। और वो तीनों सीटों पे नजर आ रहा है, बरूराज, साहिबगंज और एक सीट का मतलब एक सीट, मतलब तीनों सीट अगल बगल का सीट है, तो अगल बगल का सीट है। और तीनों में पहले तीनों में राजपूत समुदाय के लोग मतलब विधायक हुआ करते थे, मतलब विधायक थे। अभी भी 2 विधायक हैं और एक अशोक सिंह अभी भी विधायक है, लेकिन उनका टिकट काट दिया गया। तो विधायक का टिकट काट दिया गया, तो लोकल क्षेत्र में तो कुछ पकड़ बनाए हुए थे, तब ना 4 बार लगातार चुनाव जीते हैं। उस स्थिति में टिकट काटने के बाद तो रिएक्शन है, तो उस रिएक्शन का अब अलग रिएक्शन हो गया, अब जातीय रिएक्शन हो गया। मतलब अशोक सिंह का टिकट कटने से ही हो गया, जो राजपूत समुदाय में हुआ, जो हमारा सिटिंग विधायक है तो उसका टिकट क्यों काटा, इसलिए वो निर्दलीय अगर लड़ रहे हैं तो उस स्थिति में निर्दलीय उनको वोट लोग दे सकते हैं, जो अभी तक मन बनाए हुए हैं। और उसमें अब वैश्य समाज को है जो हम 2 जगह हम इनको दे रहे हैं, मतलब हम साहिबगंज में भी देंगे, बड़ूराज में भी देंगे, लेकिन ये हमको अगर यहाँ नहीं देंगे तो हम वो दोनों जगह क्यों दें। तो इसके कारण 3 सीट पर जैसे प्रभाव पड़ेगा, 1 सीट का टिकट कटने से 3 सीट पर उसका प्रभाव पड़ता दिख रहा है। फिर दूसरी बात आ जाती है औराई को लेकर के। औराई में भी हमारे मतलब जो एनडीए के जो हैं वो सिटिंग विधायक थे, और वहाँ पे भी टिकट काट करके एक नए चेहरे को प्रस्तुत किया गया, तो वहाँ पे भी क्या इसी तरह का कुछ समीकरण दिख रहा है? देखिए, वहाँ जो रामसूरत राय जी का टिकट कटा है, तो रामसूरत राय जी के टिकट कटने के बाद वहाँ जो अजय निषाद यहाँ के पूर्व सांसद थे, जो पहले भाजपा में ही थे, मतलब पिछले चुनाव में उनको टिकट नहीं दिया गया, मतलब एनडीए से, भाजपा से, तो चले गए थे कांग्रेस में और कांग्रेस से चुनाव लड़े थे। लेकिन फिर से उनकी पत्नी को जैसे वहाँ से उम्मीदवार बना दिया गया और आई से भाजपा का उम्मीदवार बना दिया गया। अब वहाँ यह उठता है कि ठीक है, जो रामसूरत राय जी यादव जाति से आते थे, तो यादव जाति वैसे महागठबंधन के वोटर माने जाते हैं, जो वर्तमान में बिहार में जो दिख रहा है उसमें। तो उस स्थिति में बहुत फर्क, मतलब जो वोट के गणित से नहीं पड़ेगा। लेकिन रामसूरत जी के पास भी तो कार्यकर्ता थे, वह कार्यकर्ता तो अंदर, ठीक है, रामसूरत राय जी क्षेत्र में घूम भी जाए, कुछ भी करे, लेकिन अंदर ही अंदर जो उनमें उनको ठेस पहुंचा है, जो टिकट सिटिंग रहते हुए उनको टिकट 2 बार, वो भी विधायक वहाँ से रह चुके हैं, काटने के बाद दूसरे को टिकट दे दिया गया है। कुछ नुकसान तो उनके लोग भी कर सकते हैं, इससे संभावना जताई जा रही है। फिर एक अलग बात यह है कि महागठबंधन ने भी वीआईपी से अपना जो उम्मीदवार बनाया भोगेंद्र सहनी को, वो भी सहनी जाति है, तो दोनों सहनी जाति से आते हैं। तो उसमें सहनी जाति से हैं, तो एक तो जो अभी वर्तमान में दिख रहा है, जो मुकेश सहनी बड़ी तेज़ी में सहनी के नेता के रूप में उभर कर आए, लेकिन कैप्टन जय नारायण निषाद के पुत्र होने के कारण अजय निषाद का भी सहनी जाति पर प्रभाव है। लेकिन दोनों सहनी है, भोगेंद्र सहनी वहाँ के लोकल हैं, कई बार से मुखिया रहे हैं, तो वोट का तो वितरण दोनों में होगा ही। अब अन्य बात अब आते हैं दूसरी, हम लोग आ जाए, जो राजद का सवाल है। तो पिछली बार, मतलब महागठबंधन का सवाल, तो पिछली बार महागठबंधन से माले के उम्मीदवार के रूप में आफ्ताब आलम चुनाव लड़े थे। उनका यह आरोप है कि जी पिछली बार हमको यादव जाति के लोगों ने हमको वोट नहीं दिया। तो एक गणित भी वहाँ का, यादव जाति से पिछली बार भी वहाँ गणेश यादव जो लगातार विधायक हुआ करते थे, उनके पिताजी पांडव यादव भी कई बार विधायक हुए थे, उनके मतलब गणेश यादव के पुत्र अखिलेश कुमार भी पिछली बार भी चुनाव लड़े थे, तो लगभग 12,000 के आसपास वोट लाए थे। और सुरेंद्र राय जो वहाँ से पूर्व विधायक हैं, वो भी यादव जाति से आते हैं, तो वो भी करीब 8,000 के आसपास वोट लाए थे। तो लगभग यादव जाति के वोट काटने में दोनों उम्मीदवार सफल रहे थे। कुछ वोट हो सकता है रामसूरत राय जी को भी जैसे मिला हो और आफ्ताब आलम को नहीं मिला,
तो यह इस रिएक्शन में इस बार आफ्ताब आलम क्या किए हैं, जो एक काशीराम जी से जुड़ी पार्टी है उस पार्टी से उम्मीदवार बने हैं और एक जाति में सबसे अधिक संख्या वहाँ मुस्लिमों का है और वह मुस्लिमों के बीच जाकर यह कह रहे हैं कि पिछले बार हम महागठबंधन के उम्मीदवार थे फिर भी हमको यादव जाति के लोगों ने वोट नहीं दिया और इस बार हमारे पास चुनौती है, उसका बदला लेना है, इसलिए हम चुनाव मैदान में हैं, आप हमें सपोर्ट कीजिए। यदि मुस्लिम जाति का वोट काटने में मतलब वो सफल हो जाते हैं अगर लेने में पूर्ण रूप से, तो लड़ाई वो भी दे सकते हैं। लड़ाई में एक जाति में सबसे अधिक संख्या मुस्लिम जाति की है। जब आप ये बात कह रहे हैं मुस्लिम जाति वाली बात, तो संयोगवश मैं दीपांकर भट्टाचार्य को एक इंटरव्यू में सुन रही थी कि औराई सीट में किस तरह से उनको भरोसा था मुस्लिम पॉपुलेशन को लेकर के ही, लेकिन जब उनकी हार हुई तो उनके लिए भी एक प्रश्नवाचक चिन्ह बन गया कि औराई की जनता की मनोदशा किस ओर झुकती है, क्योंकि मुस्लिम बहुल होने के बावजूद वहाँ पर मुस्लिम प्रत्याशी माले के जो थे वो जीत नहीं पाए थे। देखिए तो वहाँ नहीं जीत पाए थे तो कारण यह था जो मुस्लिम समुदाय के वोट तो उनको दिया, आफ्ताब आलम को मुस्लिम समुदाय का वोट दिया, लेकिन जो महागठबंधन में माय समीकरण है तो उस माय समीकरण का जो एक यादव जाति है वो यादव जाति का वोट उनको नहीं मिला, थोड़ा मोना नगर नहीं मिला होगा, जो आंकड़ा है जो यादव जाति का वोट कहाँ चला गया। तो उस स्थिति में उसके कारण उनको चुनाव हारना पड़ा। और बता देते हैं वहाँ आप क्या क्या है, जो जन स्वराज ने एक भूमिहार जाति को दे दिया है, जो भूमिहार जाति एनडीए के वोट होते हैं। एक एडिशनल कलेक्टर है जो आकर के वहाँ आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ गए, वो बैश्य समाज से हैं और वो बैश्य समाज के वोट में सेंधमानी करने में लगे हुए हैं, लगातार बैश्य समाज के बीच जा रहे हैं, अपनी पीड़ा जो है उनकी कुछ व्यथा है वो सुना रहे हैं और उनका मतलब तर्क दे रहे हैं जब औराई में ही हम जिएंगे मरेंगे इस स्लोगन के साथ लोगों के बीच जा रहे हैं। तो अगर मान लीजिए बैश्य समाज के वोट में वो सेंधमारी कर दिए, भूमिहार समाज के वोट में क्या कहते हैं जो जन स्वराज से हैं उम्मीदवार वो अगर सेंधमारी कर दिए, सहनी समाज का वोट दो भागों में बिखर जाएगा, तो उस स्थिति में वहाँ एक अलग रोचक लड़ाई दिख रहा है, सबसे अलग इस बार वहाँ का लड़ाई जैसे दिख रहा है। उस स्थिति में भी एनडीए उम्मीदवार को वहाँ नुकसान पहुंचता दिख रहा है, मतलब भूमिहार का वोट बढ़ जाए, बैश्य का वोट बढ़ जाए, जो चीज़ सहनी समाज से उम्मीदवार बने हैं उनका वोट बढ़ जाए, तो उस स्थिति में तो नुकसान होता दिख रहा है। वैसे हम फिर एक बार बताते हैं आपको, जो चुनाव में अंतिम क्षण तक समीकरण बदलता रहता है, स्थिति क्या होती है वह कहना बड़ा पेचीदा होगा जी कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन आफ्ताब आलम एक पिलर बनकर के वहाँ खड़ा है और वो मतलब लड़ाई में वो टक्कर मतलब वो दे रहा है, लड़ाई मतलब से वो अलग है नहीं, लड़ाई दे रहे हैं। और उस स्थिति में क्या रिजल्ट आएगा वहाँ कहना मुश्किल हो सकता है, वहाँ का रिजल्ट कुछ चौंकाने वाला आ जाए, तो स्थिति वहाँ की एक अलग है। जिस तरह से आपने जातीय समीकरण की चर्चा की, मैं एक आखिरी बात जाते जाते आपसे पूछना चाहूँगी कि रामसूरत राय जो जिनको कि वाई वोट यानी यादवों के वोट के लिए जाना जाता था, तो आपको लगता है कि यादवों का वोट रामसूरत राय को टिकट नहीं देने की वजह से एनडीए के नुकसान का कारण बन सकता है? नहीं, यादव जाति का वोट पहले से भी एनडीए को नाम मात्र मिलता था, ऐसा हम नहीं कहते थे नहीं मिलता था। यादव जाति का बड़ा वर्ग जो है वो अभी लालू परिवार के साथ है, मतलब जो तेजस्वी यादव है, लालू यादव है, उनके साथ जो माई समीकरण के साथ बटा हुआ है वो राजद के साथ है। राजद मतलब यादव जाति के वोट बहुत कम ही वोट जैसे एनडीए को मिलता था, इससे बहुत बड़ा नुकसान नहीं है, लेकिन नुकसान यह है कि उनके साथ कार्यकर्ता तो था, रामसूरत राय जी के साथ कार्यकर्ता तो था, तो इसका भी तो कुछ न कुछ प्रभाव पड़ेगा। और इसके बाद जो वहाँ टुकड़े टुकड़े में जब मतलब एनडीए का वोट भी बिखर रहा है ना, एनडीए का मतलब बैश्य समाज से अलग वो एडिशनल कलेक्टर चुनाव लड़ रहे हैं, वो अपनी व्यथा सुना रहा है, जन स्वराज से भूमिहार समाज के उम्मीदवार आ गए हैं, और जो महागठबंधन को भी नुकसान हुआ ना, महागठबंधन में मतलब यादव जाति अलग खड़ा हो गया, मुस्लिम का अलग जैसे हो गया, और इसके बाद वो सहनी समाज से आ जाते हैं जो महागठबंधन के वीआईपी के उम्मीदवार हैं, तो माई समीकरण तो एकदम वहाँ बिखरता हुआ दिख रहा है। इस स्थिति में दोनों दल को अभी नुकसान दिख रहा है, उस स्थिति में कौन वहाँ से जीत पाएगा ये बहुत पेचीदा सवाल है। तो ये है पूरी बातें जो अभी हमें पारू विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो किस तरह से वो 3 विधानसभा क्षेत्र यानी कि बरूराज और साहिबगंज को इफेक्ट करता है, और ये औराई ये एकदम कॉम्प्लेक्स विधानसभा क्षेत्र बन गया है। और जैसा कि अभी हमारे राजनीतिक वरिष्ठ पत्रकार ने कहा कि कुछ भी हो सकता है कि चौंकाने वाले ही परिणाम आए, लेकिन अभी कयासी लगाए जा सकते हैं। जो वर्तमान परिस्थिति है, जो अंदर गहमा गहमी है,
उससे हमने हमारे वरिष्ठ पत्रकार ने आपको रूबरू कराया है और इन तमाम जानकारियों के लिए हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और इसी के साथ लेते हैं आपसे इजाज़त। आप बने रहिए हमारे साथ चुनावी अपडेट को लेकर के। आप देख रहे थे फर्स्ट लुक बिहार। धन्यवाद।